जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास में हम लोग का ये जो क्लास नंबर जो है चैप्टर नंबर हम लोग इसमें 8 जो स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हम लोग का जो है फर्स्ट लाइव क्लास है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये क्लास जो है यहाँ तक हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके थे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे यहाँ से, सूत काटने और बुनने के नियम। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आपको पता है कि जो हम लोग की जो एनसीईआरटी क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए और ख़ास करके पीसीएस एग्ज़ामों के लिए। और आप अगर सीडीएस की तैयारी करते हैं और भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो है बहुत बेहतर क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, आप इसको समझिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सूत काटने, ठीक है, और बुनने के नियम। तो ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, जो है अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी के देख रेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ठीक है, मतलब इसमें बताया गया है कि जो है पहले क्या होते थे जो कारखानों में, जैसे कि सूत मतलब आप जानते हैं ना, जैसे कि सूत जो होती है तो उसको जो है काटने और बुनने का जो काम होता था उसकी बात कर रहा है। और वहाँ भी कौन करता था, तो जो है कुछ विशेष अधिकारी हुआ करते थे, तो वो लोग जो है इसका कार्य करवाते थे। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं को, यानी जो है ऊन का जो काम होता था, जो पेड़ों की छाल के जो काम होते थे, और जो कपास से जो बनाए जाते थे, जो कपड़े बनाए जाते थे। ठीक है, तो इसमें काम कौन करता था, तो इसमें जो है प्राचीन समय की जो बात हो रही है, तो इसमें जो है विधवाएँ काम करती थी और सक्षम अक्षम महिलाएँ, यानी जो महिलाएँ जो विकलांग होंगी, जो सामाजिक दृष्टि से जिनको जो है बहिष्कृत कर दिया गया होगा, वो भी महिलाएँ जो है इसमें अपना जो है योगदान देती थी और कार्य करते थे। ठीक है, यानी जो भिक्षुड़ियों, यानी जैसे कि मैंने अपने जो है बौद्ध धर्म में पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया है कि जो कौन सी भिक्षुड़ी होती थी, यानी जो बौद्ध धर्म को मानती थी उसे भिक्षुड़ी कहा गया है। ठीक है, यानी जो है भिक्षुड़ियों का मतलब यानी औरतें लोग हैं, तो ये लोग भी ये कार्य किया करती थी। वृद्धा वेश्याओं, यानी जो वेश्या होती थी, आपको पता है कि वेश्यावृत्ति भी एक पेशा है, एक रोज़गार है। तो इसमें भी जो वृद्धा हो जाती हैं तो फिर वो क्या करते हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं हो पाता है, इसके कारण ये लोग भी क्या करते हैं, तो ये सूत काटने का और बुनने का काम करते हैं। राजा के अवकाश प्राप्त दासियाँ, यानी जो राजा के जो दरबार में जो दासियाँ हैं, जो छुट्टी पर हैं, वो भी क्या करती हैं, इसका कार्य करती हैं। ठीक है, कुछ सेविकाएँ हैं, जो सेविकाएँ भी क्या करती हैं, जब उनको छुट्टियाँ प्राप्त होती हैं तो उन छुट्टियों में वो जो है सूत काटने और उसको बुनने का कार्य करती हैं। ठीक है, इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। मतलब इसमें इसकी बात कर रहा है, यानी जो जितना ये काम कर रहे हैं उतना इनको पैसे मिलना चाहिए, उतना इनको पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, यानी ये मतलब आज के लिए भी बता रहा है कि जिन महिलाओं को घर से बाहर निकलने की जो है अनुमति नहीं है और अनुमति पहले नहीं हुआ करती थी, वे क्या करती थी कि वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल से कच्चे वस्तुओं को जो कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल को उन्हें भिजवा सकते हैं। ठीक है, इसे कच्चा माल में आप सब जैसे कि आप क्या करेंगे, कपास लेकर आ जाएं और कपास से क्या करें, आप कपड़े बुनकर दे दें। ठीक है, वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक जो है ले जाना पड़ता था, जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। ठीक है, इस समय माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती थी। रोशनी मतलब लाइट की जो व्यवस्था की बात जो है यहाँ पे हो रही है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। यानी जिसमें क्या है कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर और महिलाओं के जो है सामाजिक जो उनके जो जीवन है, ठीक है, तो उसकी जो बात कर रहा है यहाँ पर, यानी महिलाओं को किसी भी प्रकार की क्या होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया है तो उसे जुर्माना भी देना होगा, उसके लिए जो है अंगूठा भी काटा जा सकता है। ठीक है, एक इसी तरह जो है एक अरिका मेडू नाम का जो है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से जो है ये पत्तन है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये बहुत
पहले की जो बातें बता रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो है यहाँ से 2 पत्थरों के बारे में बात कर लें। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। यानी इस पर जो लिखा हुआ है इसे कौन सा लिपि कहा गया है, तो ये ब्राह्मी लिपि है। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यानी जो है तमिल भाषा में जो है किसका प्रयोग किया जाता था, तो इसी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक निरीक्षण करेंगे किस पर, तो जो है अरिकामेडु नामक पर सूक्ष्म निरीक्षण। लगभग 2200 वर्ष पहले, ठीक है, यानी 2200 वर्ष पहले से लेकर 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। ठीक है, अरिकामेडु क्या है, तो एक जो है पत्तन है। अब पत्तन क्या होता है, ये पत्तन का मतलब है जैसे कि पत्तन का मतलब समझ सकते हैं, जैसे कि जो पानी वाली जहाज़ होती है, जो जहाँ आकर रुकती है, ठहरती है, जहाँ से वो चलती है, उसका जो प्लेटफार्म होता है उसे पत्तन कहा जाता है। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यानी यहाँ पर जो अरिकामेडु है एक पत्तन था। यहाँ पर जो दूर दूर से जो समुद्री जो जहाज़ें आती थी उनका क्या होता था, तो इसके जो है सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ से मतलब कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो क्या है, जो है मतलब एक गोदाम को दिखाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। एम्फोरा पात्र मिले हैं, समझ रहे हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ठीक है, तो इसको बता रहा है, जैसे कि आप समझ रहे हो ना। आप क्या करिएगा, तो मैं बता दूं, जैसे कि एक बर्तन है खास प्रकार का, और ऐसे इस आकृति मतलब एक जो है मिट्टी का आकृति का बना हुआ है, और उसमें क्या मिला है, तो उसमें ऐसा प्रूफ मिला है कि उसमें या तो शराब रखे जाते होंगे स्टोर करके, या कोई तेल रखा जाता होगा। ठीक है, या उसमें कुछ जो है तरल पदार्थ रखे जाते होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, यानी उसका जो डिजाइन है कहाँ का है, रोम का है, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। तो वो कहाँ बनाए जाते थे, तो भारत में ही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यानी छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, ये जो है पात्र रहे होंगे, यानी बर्तन रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाइए, ये आपके लिए है, आप देख लेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, एक यूनानी नाविक है। नाविक मतलब जो नाव को चलाने वाला है। ठीक है, जो नाव में सवार रहता है उसको नाविक कहा गया है। ठीक है ना, तो एक यूनानी नाविक है, उसके द्वारा जो है एक विवरण दिया गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका नाम क्या बताया गया है, बेरीगाजा। तो बेरीगाजा क्या है, जो भरूच का जो है यूनानी नाम है। बेरीगाजा कौन सा नाम है, तो भरूच का यूनानी नाम। ठीक है, तो बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। यानी एक जो है नाविक है वो बता रहा है जो है किसकी परेशानी के बारे में, बता रहा है, तो भरूच नामक जो है पत्तन के बारे में बता रहा है। तो भरूच कहाँ है, तो भरूच जो है वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो भरूच का नाम ही क्या है, बेरीगाजा है। इसमें बता रहा है कि बेरीगाजा की जो संकरी जो खाड़ियाँ हैं, यानी जो खाड़ियाँ हैं वो बहुत गहरी होने के कारण और सीधे संकरी यानी अचानक जो है खाड़ी आ जाने के कारण समुद्र से आने वालों के लिए, जो समुद्र के रास्ते जो आ रहे हैं उनके लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। यानी जहाज यहाँ पर कौन ला सकता है, ये एक जो है नाविक अपनी जो है कहानी में लिखता है कि यहाँ जो है नाव वही चला सकता है जो बहुत एक्सपर्टीज हो, जिसके पास एक्सपर्ट हो, अनुभव हो, और जो है कुछ खास मछुआरे इसको चला पाते थे। बेरीगाजा में यानी भरूच बंदरगाह में यानी बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन,
सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। यानी भारत से निर्यात क्या किए जाते थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से तो जड़ी बूटियाँ निर्यात की जाती थी, यानी यहाँ से बेची जाती थी। हाथी के दांत, जैसे कि गोमेद है, कार्निलियन है, सूती कपड़ा है, ये रेशम है, और यहाँ से जो है इत्र जो है यहाँ से निर्यात होता था। ठीक है, और हम लोग खरीदते क्या थे, हम लोग मांगते क्या थे रोम से, तो हम लोग लेते क्या थे, तो जो है सोने और चांदी के सिक्के जो हम लोग लेते थे, उसके बदले किसके बदले, इन जड़ी बूटियों के, हाथियों के दांत के बदले। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बेरीगाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाइए। तो आप सूची बना लेंगे यहाँ से, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं व्यापार और व्यापारी। ठीक है, व्यापार और व्यापारी। उत्तर काले पालिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा, यानी हम लोग इसके बारे में इसके पहले पढ़ चुके हैं। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। यानी जो उत्तरी काले जो पालिश वाले जो बर्तन हैं, ये आपको हिस्ट्री ऑप्शनल के जब तैयारी करेंगे वो भी वहाँ पर भी आपको जो है इसे पढ़ना होगा, और यहाँ नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको वहाँ पर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो उत्तर काले पालिश वाले जो बर्तन हैं, ठीक है, ये जो खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ ये बनते थे, वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। ठीक है, यानी एक ही वस्तु जो है वो कई जगहों से मिली है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो है व्यापार हो रहा है। यानी किसका व्यापार हो रहा है, उत्तर काले पालिश वाले बर्तन का। ठीक है ना। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काले मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यानी दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था, तो जो है सोने के लिए, मसालों के लिए और काली मिर्च के लिए। ठीक है, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। यानी रोमन के लोग किस नाम से बुलाते थे, काले सोने के नाम से। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। ठीक है, ऐसा ही जो है एक जो है लेखक लिखते हैं कि जो है मतलब भारत के लोग जो है सोने के इतने प्यासे हो गए थे, सोने की इतनी आवश्यकता उनको महसूस हो रही थी कि उन्होंने क्या किया कि जो मिर्च और जो है ना काली मिर्च, जिसे काला सोना कहा गया है, तो रोम के लोग के जो लोग थे वो क्या पसंद था, तो काली मिर्च पसंद थी, यानी जो है काला सोना पसंद था। और भारत के लोगों को क्या पसंद था, तो जो सोना है वो पसंद था, जिसे गोल्ड कहा गया है। तो उसी में वो लेखक लिखता है कि ऐसा लगता है कि रोमन की जो है सारी जो सोने हैं वो क्या करेगा, भारत ले लेगा। ठीक है, क्योंकि भारत की जो मांग है ना वो सोने के सिक्कों से होती थी। यानी ये लोग मसाला खरीदेंगे तो वो क्या मांगेंगे इसके बदले, भारतीय लोग सोने के सिक्के। व्यापार से जुड़ी एक कविता भी है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। व्यापार के जो है प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। यानी संगम मतलब जो दक्षिण भारत जो रहा है, दक्षिण भारत के जो कविता रही हैं, जो संगम साहित्य रहा है, उनके कविताओं से मिलते हैं। ठीक है, नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। ठीक है, समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। यानी जो प्राचीन भारत के जो है यह आयात और निर्यात की वस्तुओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर के और बंगाल के खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। यानी जो है पहले जो है आज की तरह इतनी सिस्टम नहीं हुआ करती थी नावों में और जो है बड़ी बड़ी समुद्री जहाज़ों में। उस समय जो यात्री जो नाविक होते हैं, जो नेविगेशन करते हैं, जो नाव चलाते थे, वो और जो व्यापारी लोग थे किसका सहारा लेते थे,
तो वो जो है जो समुद्री हवाएं जब चलती है ना तो उसका सहारा लेते थे, ठीक है। जब इधर से हवा चलेगी तो ये इधर से चलाएंगे, और जब इधर से चलेगी तो इधर से। इसी तरह की एक हवा है जो दक्षिण पश्चिम मानसून में जो चलती है, इन हवाओं से जो है इनको चलना बहुत आसानी हुआ करता था, और इससे जो है लंबी यात्रा कर लेते थे। समुद्री तटों से लगे राज्य इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में, ठीक है, बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी शक्ति संपत्ति हो गई, ठीक है। राजाओं के पास क्या हुआ, धीरे धीरे संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेनदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है, ठीक है। ये कौन थे, ये चोल, चेर तथा पांड्य। ये जो है ये कहाँ पर मिलते हैं, जो हम लोग का जो भारत का जो मैप है ना, ठीक है, और जो निचला जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ यहीं पर आपको क्या मिलेंगे, तो चोल और चेर और पांड्यन जो है यहीं पर मिलते हैं, ठीक है, यानी साउथ इंडिया में, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। यानी एक समय इनका भी समय रहा था। कब रहा था, तो आज से लगभग 2300 साल पहले। आगे हम लोग जो है, और जो नेक्स्ट जो है, जैसे जैसे हम लोग क्लास में बढ़ते जाएंगे तो हम लोग इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। इन तीनों मुखियाओं के जो है अपने 2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे। एक चोलों का पत्तन पुहार, यानी चोलों का पत्तन कौन सा हुआ करता था, तो पुहार हुआ करता था, या इसे कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। कौन सा, मदुरै। एक जो है, एक क्या थी, तो जो है चोलों की जो है, जो चोल हुआ करते थे, जो चोलों का जो पत्तन था वो कावेरी पट्टनम था, और जो पांड्यों की जो थी जो पत्तन था, ठीक है, यानी जो राजधानी थी क्या थी, तो मदुरै थी। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। यानी ये जो मुखिया लोग थे ना, यानी जो ये राजा लोग थे, वो किसकी मांग करते थे, वो नियमित टैक्स नहीं मांगते थे, वो लोग क्या मांगते थे, उपहार मांगते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों को, नाते रिश्तेदारों को, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। यानी जो ये मुखिया जो है बांटते थे, किसको बांटते थे, इन जो है लेखकों को भी बांटते थे। तो ये लेखक भी क्या किए हैं, इनकी जो है बहुत सारी जो है बड़ाइयाँ किए हैं, ठीक है। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। यानी जो चोल जो चोल, चेर, जो पांड्य जो राजा थे, जो इनका जब सत्ता हुआ करता था, तो ये जो है जब ये टैक्स वसूलते थे, जब अपना जो उपहार इनको मिलता था, तो इसमें से ये जनता को, अपने रिश्तेदारों को और कुछ लेखकों को, कवियों को बीच बांटते थे। तो कवि भी क्या करते थे, इनकी बड़ाइयों में कुछ जो है लिखा करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया, ठीक है। इसके किसके मतलब इस 2300 के बाद, यानी लगभग 2100 साल पहले, तो सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। दक्षिणापथ मतलब दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, यानी दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते का स्वामी। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी, ठीक है। तो ये चीज़ रही है। और एक जो है रेशम मार्ग, हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और इसको देख लेते हैं। जो रेशम मार्ग क्या है और कुषाण क्या है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। यानी जो रेशम मार्ग है, इसे सिल्क रूट भी कहा जाता है। इसको जो है क्या कहा जाता है, इसको सिल्क रूट भी कहते हैं। तो सिल्क रूट पर जो है बहुत लोग शासन जो है इस पर नियंत्रण करना चाहते थे।
क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। यानी जो ये रेशम मार्ग पर कब्जा क्यों करना चाहते थे? अब रेशम मार्ग का चित्र हम लोगों ने इसके पहले देखा है, कितनी बड़ी जो रेशम मार्ग रही है। तो आप ये समझेंगे कि जो रेशम मार्ग है उस पर सभी लोग जो है कब्जा क्यों करना चाहते थे, क्योंकि इसी के रास्ते जो है मुख्य जो व्यापार हुआ करते थे। तो इसमें जो व्यापारी जाते थे क्या देते थे? तो ये महंगे महंगे तोहफे दे देते हैं। किसको देंगे? जिसका जो है उस रास्ते पर कब्जा होगा। और जो है शुल्क देते थे, टैक्स देते थे। ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। यानी जो ये लोग जो थे, यानी जो सिल्क रूट पर जो ये जो सिल्क रूट पर जो अपना नियंत्रण कर लेते थे, तो ये इनसे क्या होता था? इनसे राजाओं को भी सुरक्षा मिलती थी, बाकी में इनके बदले इनको टैक्स भी मिलता था, इनको उपहार भी मिलते थे। ठीक है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण था। ठीक है। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। किसका? कुषाण का। कुषाणों, ठीक है, यानी कुषाण वंश भी चलता है। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम और रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। यानी जो है कुषाण भी क्या करते हैं? तो यहाँ पर जाकर क्या करते हैं? ठीक है। यानी कुषाण क्या है? कुषाण एक वंश है। तो कुषाणों में एक जो है राजा हुआ करते जिनका नाम कनिष्क था। तो कनिष्क ने क्या किया? कनिष्क ने जो है इस सिल्क रूट पर आक्रमण करके पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। तो कब्जा करने से क्या होगा? तो जो है ये वहाँ से जो गुजर रहे जो व्यापारी होंगे उनको ये लोग जो है सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। बदले में वो व्यापारी क्या देंगे? तो जो है मतलब महंगे महंगे तोहफे देंगे, पैसे देंगे। तो ऐसे जो चीज़ें जो है यहाँ से मिलती थी, कीमती चीज़ें मिलती थी। तो ये जो नीचे जो है कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसे आप लोग कर लेंगे, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग जो चैप्टर नंबर जो 9 है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है नेक्स्ट लेंगे चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है। नीचे क्या दिया है? यहाँ पर आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं, इन्हें भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं या अपनी बुक में नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब इम्पॉर्टेंट है, बाद में आपको जो है समझने में आसानी होगी। ठीक है ना। तो आज क्लास में बस इतना ही।